हेलो गाइस। जुडिशल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए चल रही हमारी सीपीसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऑर्डर 27A को कंप्लीट करेंगे, जो कि रिलेटेड है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड शूट्स जो होते हैं, जो हम आर्टिकल 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं, या फिर कोई स्टेचूटरी इंस्ट्रूमेंट, किसी स्टेचूट की वैलिडिटी को चेक करना हो या फिर उससे रिलेटेड किसी भी इशू को रिसॉल्व करना हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, कौन कौन से स्टेप्स हमको लेने होंगे, कोर्ट को लेने होंगे, उससे रिलेटेड ये ऑर्डर है। आइए देखते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है? नोटिस टू द अटॉर्नी जनरल और द एडवोकेट जनरल इन एनी सूट इन विच इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी सच क्वेश्चन एज इज रेफर्ड टू इन क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 132 रीड विद आर्टिकल 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व। मतलब किसी भी सूट में कोर्ट को ये अपीयर होता है कि कोई भी क्वेश्चन जो 132 क्लोज 1 में दिया गया है या फिर जिसको 147 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर किसी सूट में अराइज हुआ है, किसी कोर्ट को ऐसा अपीयर होता है, इन्वॉल्व है उसमें, द कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड टू डिटरमाइन दैट क्वेश्चन। तो कोर्ट उस क्वेश्चन को डिटरमाइन करने के लिए प्रोसीड नहीं करेगा जब तक कि अनटिल आफ्टर नोटिस हैज़ बीन गिवन टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जब तक कि उसका नोटिस भारत के अटॉर्नी जनरल को नहीं दिया गया हो। इफ़ द क्वेश्चन ऑफ लॉ कंसर्न्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो क्वेश्चन ऑफ लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एंड टू द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इफ़ द क्वेश्चन ऑफ लॉ कंसर्न ए स्टेट गवर्नमेंट, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को नोटिस दिया जाएगा यदि स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हुआ है। सब रूल 1A बोलता है, जो कि 1977 में ऐड हुआ था, वो कहता है प्रोसीजर इन सूट इन्वॉल्विंग वैलिडिटी ऑफ एनी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इन एनी सूट इन विच इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट एनी क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग ए क्वेश्चन ऑफ द नेचर मेंशन इन रूल 1 इज इन्वॉल्व्ड। मतलब कोर्ट को कहीं भी अपीयर होता है कि कोई स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज हुआ है, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि वो जो मतलब रूल 1 में दिया गया है, मतलब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस तरीके का कोई मैटर नहीं है। एक जनरल स्टैट्यूट से रिलेटेड, उसकी वैलिडिटी से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन अराइज होता है, द कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड टू डिटरमाइन दैट क्वेश्चन एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग नोटिस। तो कोर्ट तब तक प्रोसीड नहीं करेगा तब तक कि किन लोगों को नोटिस मिल जाना चाहिए। ये कह रहा है टू द गवर्नमेंट प्लीडर इफ़ द क्वेश्चन कंसर्न द गवर्नमेंट। तो पहली बात है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो गवर्नमेंट प्लीडर को नोटिस देना होगा। और बी कह रहा है कि टू द अथॉरिटी विच इशूड द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट इफ़ द क्वेश्चन कंसर्न एन अथॉरिटी अदर देन द गवर्नमेंट। तो अगर कोई अथॉरिटी अदर देन गवर्नमेंट है तो उस अथॉरिटी को, जिसने वो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट रिलीज़ किया है, जिसने इशू किया है, तो उसको वो नोटिस दिया जाएगा। उसके बिना प्रोसीड डिटरमाइन करने के लिए प्रोसीड कोर्ट नहीं करेगा। अब रूल 2 क्या कह रहा है? कोर्ट में ऐड गवर्नमेंट एज पार्टी। तो ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट गवर्नमेंट को भी पार्टी बना सकता है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग ऑर्डर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एडेड एज ए डिफेंडेंट इन एनी सूट इन्वॉल्विंग any such question as is referred to in clause 1 of article 132 read with article 147 of the constitution। तो कोर्ट प्रोसीडिंग की किसी भी स्टेज पे ऑर्डर कर सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डिफेंडेंट किसी सूट में बनाया जाए जिसमें कौन सा क्वेश्चन इन्वॉल्व है, आर्टिकल 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड विद 147 दैट इज रिलेटेड टू सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। If the Attorney General of India or the Advocate General of State, as the case may be, whether upon receipt of notice under Rule 1 or otherwise applies for such addition। ये तब किया जाएगा जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट एज द केस में भी, मतलब अगर यूनियन का इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और अगर अटॉर्नी जनरल अप्लाई करते हैं एडिशन के लिए, या अगर स्टेट से रिलेटेड और एडवोकेट जनरल इस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं कि गवर्नमेंट को डिफेंडेंट मतलब पार्टी बनाया जाए किसी भी सूट में, एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच एडिशन इज नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द सेटिस्फैक्ट्री डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व। और कोर्ट सेटिस्फाई है कि ऐसा एडिशन नेसेसरी है, मतलब आवश्यक है, डिजायरेबल वांछनीय फॉर द
सेटिस्फैक्ट्री डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉ, मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ को जो इन्वॉल्व है उसको उसके प्रॉपर डिस्पोजल के लिए इनको ऐड करना जरूरी, तो कोर्ट उनको ऐड कर लेगा एज ए पार्टी। रूल 2 ये क्या कह रहा है, पावर ऑफ कोर्ट टू ऐड गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी एज ए डिफेंडेंट इन सूट रिलेटिंग टू द वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के अलावा भी अगर किसी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी से रिलेटेड भी इशू अराइज होता है तो भी कोर्ट को पावर है कि वो किसी भी गवर्नमेंट या अदर अथॉरिटी को डिफेंडेंट की तरह ऐड कर दे। क्या कह रहा है ये, द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग इन एनी सूट इन्वॉल्विंग एनी सच क्वेश्चन एज इज रेफर्ड टू इन रूल 1A, मतलब कोर्ट किसी भी स्टेज प्रोसीडिंग की स्टेज पे जिसमें 1A का कोई भी क्वेश्चन इन्वॉल्व है, ऑर्डर दैट द गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी शैल बी एडेड एज अ डिफेंडेंट, ऑर्डर कर देगा कि गवर्नमेंट या किसी भी अदर अथॉरिटी को जिससे रिलेटेड वो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है तो उसको पार्टी बनाया जाए। इफ़ द गवर्नमेंट प्लीडर और द प्लीडर अपीयरिंग इन द केस फॉर द अथॉरिटी विच इशूड द इंस्ट्रूमेंट एज द केस में बी वेदर अपॉन रिसिप्ट ऑफ नोटिस अंडर रूल 1A और अदरवाइज अप्लाई फॉर सच एडिशन। अगर कोई गवर्नमेंट प्लीडर अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड इशू और कोई भी अदर अथॉरिटी का इशू है तो उनकी तरफ से जो प्लीडर अपीयर हो रहा है, चाहे उसको नोटिस दिया हो, उसने रिसिप्ट की हो नोटिस की 1A के रूल 1A के अंडर या फिर किसी अन्य तरीके से अगर उसने अप्लाई किया है और कोर्ट सेटिस्फाई है एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच एडिशन इज नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द सेटिस्फैक्ट्री डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन, और कोर्ट सेटिस्फाई है कि इन लोगों का एडिशन गवर्नमेंट का या किसी भी अथॉरिटी का एडिशन डिजायरेबल है इस क्वेश्चन के सेटिस्फैक्ट्री डिस्पोजिशन के लिए। अब रूल 3 कह रहा है कोस्ट वेदर अंडर रूल 2 और रूल 2A द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटीज एज एडेड एज ए डिफेंडेंट इन ए सूट दैट अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट प्लीडर और गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी शैल नॉट बी एंटाइटल और लाइबल फॉर एनी कॉस्ट इन द कोर्ट। तो रूल 2 या 2A के अंदर अगर किसी भी गवर्नमेंट या किसी अन्य अथॉरिटी को डिफेंडेंट बनाया गया है या फिर कोई अटॉर्नी जनरल है, मतलब जिनमें भी गवर्नमेंट या अदर अथॉरिटी डिफेंडेंट बनाई गई है रूल 2 और 2A में, तो कोई भी अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल जिन्होंने अप्लाई किया हो या गवर्नमेंट प्लीडर और गवर्नमेंट अदर अथॉरिटी जिन्होंने अप्लाई किया हो उनको ऐड करने के लिए शैल नॉट बी एंटाइटल और लाइबल फॉर कॉस्ट। तो ना तो किसी फीस के लिए एंटाइटल होंगे ना ही लाइबल होंगे, कोई भी कॉस्ट अगर कोर्ट की तरफ से जनरेट होती है तो। विच ऑर्डर द एडिशन, जिस कोर्ट ने उन लोगों को ऐड करने के लिए बोला था गवर्नमेंट को या अदर अथॉरिटी को, अनलेस द कोर्ट हैविंग रिगार्ड टू ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस फॉर एनी स्पेशल रीजन अदरवाइज ऑर्डर्स, जब तक कि कोर्ट को किसी परिस्थितियों केस की परिस्थितियों को देखते हुए किसी विशेष कारण की वजह से कोई अन्य ऑर्डर देने का विचार हो, उसके अन्यथा मतलब उसके अलावा कोर्ट कॉस्ट के लिए उनको लाइबल नहीं करेगी या फिर एंटाइटल नहीं करेगी। रूल 4 क्या कह रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर टू अपील। तो जो ये प्रोविजंस है वो ऑर्डर्स पे अप्लाई हो रहे हैं, वो ही अपील पे भी होंगे। इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑर्डर टू द अपील्स द वर्ड डिफेंडेंट शैल बी हेल्ड टू इंक्लूड रेस्पोंडेंट द वर्ड शूट एन अपील। तो अगर ये चीज़ें अपील में लाई होती है तो डिफेंडेंट वहाँ पे रेस्पोंडेंट कहलाएगा और शूट वहाँ पे अपील कहलाएगा, जैसा कि हम सब जानते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है इसका, इन दिस ऑर्डर स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए रूल। तो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या आएगा ये एक्सप्लेन कर रहा है, कोई भी रूल या नोटिफिकेशन बाय लॉ ऑर्डर स्कीम और फॉर्म मेड एज स्पेसिफाई अंडर एनी इनेक्टमेंट। तो किसी भी इनेक्टमेंट में कोई भी रूल नोटिफिकेशन बाय लॉ ऑर्डर स्कीम फॉर्म ये सभी स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर 27A। थैंक यू गाइस, ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पूरी CPC CRPC और जो भी जुडिशरी से रिलेटेड मेजर और माइनर एक्ट्स हैं उनको हम जल्दी आने वाले दिनों में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।